तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि एनसीईआरटी क्लास को आपने कैसे रीड करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा ताकि आपका जो स्कोर है सीबीएसई क्लास 12th और नीट वालों के लिए अच्छा जाए। अब ये बनाने का कारण एक ही है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3-4 बार इसको रीड करते हैं बट फिर भी उनका स्कोर अच्छा नहीं आता। प्रॉब्लम एनसीईआरटी में नहीं है, प्रॉब्लम है उनका रीडिंग का ढंग। उनको रीडिंग करनी नहीं आती, उनको स्ट्रेटजीज नहीं पता। तो इसी वीडियो में हम स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का, तो आपने क्या करना है, आपने शुरू से स्टार्ट करना है। तो उसको रीड करते जाना है और साथ ही साथ अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में आपने सिंपल जस्ट अंडरलाइनिंग करनी है, समझना है कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, अंडरलाइन करते जाओगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप सेकंड रीडिंग टाइम आओगे आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने वर्ड कहीं पर पढ़ा हुआ है, आपको ऐसे फेमिलियर लगेंगे वर्ड्स। ठीक है, सेकंड रीडिंग के टाइम क्या करना है, आपने जो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपने हाईलाइट करना है। जितने भी वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने का क्या फायदा है, आपके पास एग्जाम के पहले 15 मिनट्स होंगे रीडिंग करने के लिए। आप पूरी बुक तो इसको रीड नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप क्या करोगे, जब भी आप उसको रीड करोगे आपकी अटेंशन पहले कहां पर जाएगी, हाईलाइटेड वर्ड्स पर जाएगी। ठीक है, क्यों? और साथ ही साथ जब आप इसको हाईलाइट भी करोगे ना, तब भी आपका ब्रेन बोलेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। और एक और लिमिटेशन है, स्टूडेंट हाईलाइट तो करते हैं, दैट्स गुड, बट ओवर हाईलाइटिंग नहीं करनी जैसे ये करा हुआ है। ओवर हाईलाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। हाईलाइट वही चीजें करनी है जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। कई बार बच्चों को लगता है सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ ही हाईलाइट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, जब आप थर्ड रीडिंग करोगे तो उसमें आप हाईलाइट तो आप ऑलरेडी कर चुके हो सेकेंड रीडिंग में, तो थर्ड रीडिंग में आपने क्या करना है, आप ऐसे स्टिकी नोट्स बना सकते हो। जैसे मान लो ये चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आपने सारा चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको जो जो भी इंपॉर्टेंट लगा वो आपने ऐसे नोट की फॉर्म में साइड नोट्स में लिख लेना। ठीक है, ऐसे आप जैसे मर्जी स्ट्रेटेजीज में आप लिख सकते हो। ये क्या है, जैसे सारा कुछ यहाँ पर लिखा है, या तो आप साइड में भी लिख सकते हो जो जो भी आपने पढ़ा। इसका फायदा ये है, इससे क्या होगा, आपको मेमोराइज होना और पढ़ने में इजीली आप पढ़ पाओगे, इजीली आपको इंटरेस्टिंग लगेगी बुक रीडिंग। अब कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। नोट्स की भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, सबसे पहली मिस्टेक क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग के दौरान ही वो नोट्स बनाने लग जाते हैं। क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे, सेल एनवेलप इज दिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दिस। ऐसे नहीं करना आपने, फिर तो बुक से ही पढ़ लो आपने, अगर आपने कॉपी पेस्टिंग ही करनी है। नोट्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्टिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नोट्स में क्या होना चाहिए कि जब आप रीडिंग करोगे, फर्स्ट रीडिंग करोगे, अंडरस्टैंड उसको, कॉन्सेप्ट को समझोगे, फिर सेकंड रीडिंग में आप उसको हाईलाइट करोगे। जब आपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने से पहले आपने इस टॉपिक का, आपने उसका पीवाईक्यू उठाना है। पीवाईक्यू में आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उससे आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने बोला, हाँ ग्लाइकोकैलिक्स ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। ग्राम नेगेटिव के बारे में पूछा गया आपको। सेल एनवेलप का फंक्शन आपको पूछा गया। ठीक है, आपको पूछा गया मेल एसेसरी डक्ट्स के कौन कौन से हैं, रेटी टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस। ऐसे आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक, यानी किस टॉपिक की किस पॉइंट की वेटेज है, उस अकॉर्डिंग आपने नोट्स बनाने हैं। और नोट्स इतने बड़े बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, पैराग्राफ तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। नोट्स कैसे बनाना है, ऐसे बुलेट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं। नोट्स बनाने का तभी फायदा है, ऐसे बिल्कुल कॉपी पेस्टिंग पैराग्राफ में आपने नहीं बनाना। ये हो गया नोट्स की स्ट्रेटेजीज। अब दूसरी बात आती है डायग्राम्स। अब ये इन डायग्राम्स को देखो, कई बच्चों को डायग्राम्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेंगे, बनाने में डिफिकल्टी होगी एक बार होगी, 2 बार होगी, आपने कितनी बार, चाहे 100 बार आपको बनाना पड़े, बट आपने ट्राई करते रहना है। कई बार आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम बनाने को आ सकता है एग्जाम में, सीबीएसई में। ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा जैसे मर्जी, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जिन बच्चों ने स्कोर अच्छे नंबर लेने हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। अब डायग्राम आपने प्रैक्टिस कर लिया, अब आता है पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। आपने सिंपल इसको याद नहीं करना, इसको वाजा फ्रेंशिया बोलते हैं, इसको रेटी टेस्टिस बोलते हैं, बट इनका फंक्शन, फर्स्ट इसका फंक्शन क्या है, इन सभी का जो भी लेबलिंग है इनका फंक्शन क्या है। सेकंड आता है कि
ये कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि आपको केस बेस्ड डायग्राम आते हैं, उसमें पूछते हैं कि लेबल ए, लेबल बी और उसका रोल बताओ, कहाँ सिचुएटेड होता है, लोकेशन उसकी पूछ लेते हैं। तो ये क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ग्राफ भी ऐसे केस बेस्ड स्टडी में आ जाता है, इसको भी ध्यान से समझना है आपने। इसमें देखना है कि इस पॉइंट में कौन सा हार्मोन ज्यादा था, कौन सा हार्मोन कम था। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया था तो क्या हो रहा था, ओवुलेशन। और पिट्यूटरी हार्मोन लेवल उस टाइम क्या था, एलएच सर्ज पर था। जब एलएच एफएसएच का लेवल कम होता है तो क्या होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब बढ़ेगा तो क्या होगा। ऐसे आपने समझना है, ग्राफ को ऐसे रटना नहीं है, इसको समझना है आपने, इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो मार्क्स है सीबीएसई 12th और नीट वालों के बच्चों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है। अब आपने सारा चैप्टर पढ़ लिया, आपने अच्छे से नोट्स भी बना लिए पीवाई के अकॉर्डिंग। अब आपने क्या करना है, एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, उसको स्किप नहीं करना, हर एक क्वेश्चन को समझना है उसको, क्योंकि अब आपने सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको पता है कॉर्पस लूटियम क्या है, आपको पता है एक्रोसोम क्या है। अब खुद माइंड में आंसर करने की कोशिश करो, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हो, क्या इसका क्वेश्चन बता पा रहे हो। अगर नहीं बता पा रहे तो वापस उस क्वेश्चन में जाओ, उसको समझो, तो फिर से उस पर आओ, ठीक है। तो ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी। थैंक यू।